हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। ये आपका चैप्टर 3 है जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबों को अच्छी तरीके से समझते हुए सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को करा दिया है। ठीक है, चैप्टर 1 में जितने भी आपका एक्सरसाइज दिया गया था उन सभी प्रश्नों को हमने सोल्व करा दिया है और चैप्टर 2 में भी जितने भी एक्सरसाइज है वो हमने करा दिया है। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस को सोल्यूशन करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है, देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो सरल और बंद आकृति को समझने के लिए हम आपके बुक की ओर चलते हैं। आपके किताब में देखिए यहाँ पे 7 फिगर दिए गए हैं। इन सातों फिगर को आप आसानी से देखिए, ध्यान से देखिए कि एक फिगर में आपको इस तरीके का दिया गया है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो देखिए सातों के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है और इसी से आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए 7 आकृति को छोड़कर बाकी जो सभी आकृतियां हैं वो सरल है। 7 आकृति सरल क्यों नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से बनी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से बनी हुई है, रेखा से बनी हुई है, इसलिए आपका सरल आकृति नहीं है। अगर इसका नाम दे तो ये आपका वक्र आकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र आकृति हो जाएगा। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, अब हम आते हैं 5 6 पे। तो देखिए 5 6 को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका 5 और ये आपका 6 है। 5 6 ये बंद आकृतियां। बंद आकृतियां कैसे हैं? तो देखेंगे कि यहाँ पे ये एक रेखा है, अगर नाम दे दे हम यहाँ पे ABC, तो देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में क्या है, सभी एक दूसरे से मुंह टच किए हुए एक दूसरे से मुंह को बांध रखा है। ठीक है, तो जब कहीं से भी कोई खाली जगह ना मिले और वो सरल रेखा से बना हो तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलते हैं? सरल बंद आकृति। क्या बोलते हैं? सरल बंद आकृति। ठीक है, अब यहाँ पे आगे की फिगर की बात करें तो 1 2 3 4 को देखेंगे। 1 2 3 4, जिसमें अगर हम बात करें तो 4 भी आपका क्या है? ये भी एक बंद आकृतियां नहीं है। क्या है? ये बंद आकृति नहीं है। और ये देखिए इसका मुंह इस तरीके से खुला है, अगर इसको हम बंद कर देंगे तब ये इस तरीके का आकृति बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका बंद आकृति नहीं है। ये भी आपका कैसा आकृति है? बंद आकृति नहीं है, ये भी आपका खुला हुआ आकृति है। तो ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे इसका डिफिनेशन करेंगे। डिफिनेशन में क्या करना था हम लोगों को? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया था कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सरल एवं बंद आकृति वह होती है जो सरल रेखाओं से घिरी होती है, कॉमा उसे घिरी होती है। बस इतना ही लिखेंगे। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे ये वाला फिगर, त्रिभुज, वृत्त, ये आपका क्या हो जाएगा? सरल एवं बंद आकृति हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके प्रमुख गुण बताना। तो प्रमुख गुण क्या होगा? नंबर फर्स्ट में लिखेंगे इसके सभी भुजाएं एक दूसरे को छूती है। नंबर 2 लिखेंगे यह एक बंद आकृति होती है। बंद आकृति होती है। अब थर्ड में लिख लेंगे यह एक बंद आकृति होती है। थर्ड में क्या लिखेंगे? थर्ड में ये लिखेंगे कि यह सरल रेखाओं से बनी होती है। यहाँ पे लिख लेंगे यह सरल रेखाओं से बनी होती है। और इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना था। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे
तो यहाँ पर भी आपको कुछ आकृति दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया कि कौन सरल है, कौन सी बंद है, बंद एवं सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है और कौन से अवतल आकृति है। तो देखिए बंद आकृति आपका फर्स्ट है और सेकंड है। क्या है? फर्स्ट और सेकंड आपका बंद आकृति है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि कौन सी खुली है, तो आप देखेंगे ये जो आपका 2 नंबर की है, ये आपका 4 नंबर था ना, 2 नंबर की जो आकृति है यहाँ पे लिखेंगे बंद आकृति, इसका नाम देंगे बंद आकृति। इसका क्या नाम देंगे? खुला आकृति। अब इसमें आगे पूछा है कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है। तो देखिए ये आपका क्या है? अवतल, और ये आपका क्या है? उत्तल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना था, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ पहचान करना है। और खुला आकृति क्या होता है, बंद आकृति क्या होता है, वो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुभुज दिया गया है और इस बहुभुज का नाम लिखना है। ठीक है, इस बहुभुज का नाम लिखना है और संभावित विकर्ण यानी जितने भी विकर्ण संभव हो सकते हैं उसको खींचना है और विकर्णों की संख्या को बताना है कि कितने विकर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। तो देखिए हम नाम कैसे देंगे, तो ए बी सी डी ई एफ। तो हम यहाँ पे भुजा गिनेंगे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। तो हल में क्या लिखेंगे? ये कौन सा भुज हो गया? षटभुज हो गया। षटभुज हो गया क्यों? क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 6 है। अगर नाम दे देंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी भुजाओं के नाम पर हम बहुभुज का नाम देते हैं। तो ये हमारा कौन सा बहुभुज हो गया? षटभुज हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसको विकर्ण कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे संभावित जो भी विकर्ण है उसको खींचने की कोशिश करते हैं, बाकी चीजों को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि गीज बीज देखने को लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिटा दिया है। अब चलिए विकर्ण को आसानी से खींचते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको खींचते हैं यहाँ से। ये आपका विकर्ण सीधा सीधा इस पे आएगा, ये आपका एक विकर्ण हो गया। ठीक उसी तरीके से ये आपका एक विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण। फिर हम बात करें तो यहाँ से ये आपका 3 विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक आपका ये होगा अब 4 विकर्ण। ठीक है, फिर यहाँ से आपका ये 5वां विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका ये 6ठा विकर्ण हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका ये 7वां विकर्ण हो जाएगा। और खींचा जा सकता है क्या? हाँ, यहाँ से खींच सकते हैं। ये आपका बीचे बीच 8वां हो जाएगा और एक आपका यहाँ से ये वाला हो जाएगा 9वां। इसके बाद अब देख पाएंगे कि और कहीं भी खींच नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम जैसे था वैसे अगर दे दें ए बी सी डी ई एफ, तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम लिख के दिखा देते हैं। विकर्णों की संख्या बराबर कितना है? 9। अब कौन कौन सा है ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला देखेंगे ए सी, देखिए यहाँ से। फिर उसके बाद लिखेंगे ए डी, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ए ई। अब ए का काम हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी एफ, फिर क्या लिखेंगे? बी बी एफ के बाद बी ई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बी डी। फिर हम सी से लिखेंगे, तो सी से क्या लिखेंगे? सी एफ। ठीक है, सी एफ, ये वाला सी एफ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सीई। देखिए यहाँ से ये वाला सीई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सी से देखो सी हो गया, देखो सी एफ हो गया, और एक हो गया सी ए। ठीक है, एक क्या हो गया? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही चीज 2 बार लिखा गया। सी ए नहीं होगा, सी ए तो हम यहाँ पे लिखिए दिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मिटा देंगे, सी एफ। हाँ ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो देख,
ये हमारा क्या है, बी डी। यहाँ से हमने खींचा है। अब यहाँ से हम खींच देखेंगे तो और कौन कौन सा बच गया। देखिए ए डी तो हो ही गया, चाहे डी ए, सी एफ हो गया। अब कौन सा बच गया, ई बी, बीई है कहीं पे, बीई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कहाँ से छूट रहा है, एक और कौन सा छूट रहा है। देखिए एक हो गया ए सी, एक हो गया ए ई, एक हो गया ए डी, ठीक है। एक हो गया बी एफ, एक हो गया बीई, एक हो गया बी डी, एक हो गया सी एफ। हाँ, एक वो हमारा ये बच रहा है डी एफ, ठीक है, डी एफ देखो ये वाला। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे विकर्ण खींच लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा है कि नीचे चित्र में कुछ कार खड़ी हैं। देखिए यहाँ पे कार खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। ये आपका जो दिया गया है, ये आपका क्या चौकोर एक मैदान दिया गया है, ठीक है। फिर बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बरही भाग में है। देखिए अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, समझिए जरा सा। अभ्यंतर का मतलब आकृति के अंदर का भाग, आकृति के अंदर का भाग, अंदर का भाग। और बरही भाग का मतलब क्या होता है, तो देखेंगे बरही भाग का मतलब होता है आकृति के बाहर वाला भाग, बाहर का भाग, ठीक है। तो अभ्यंतर भाग में कितनी कारें खड़ी हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 कार। और बरही भाग में कितनी कार खड़ी है, 3 कार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 कार। ये आपका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसमें बोला गया है बहुभुज दिए गए हैं और बहुभुज के कुछ अंतःकोणों के माप दिए गए हैं, और आपको क्या करना है, बहुभुज के अंतःकोणों को मिलान करना है उनके मापों के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, n-2 इंटू 180। ये अंतःकोण के अंत लिख देते हैं यहाँ पे, अंतः कोणों के योग को बताता है या माप को बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई 180, यानी 1 इंटू कितना हो जाएगा, 180। और 180 देखेंगे तो यहाँ पे दिया है, तो हम त्रिभुजों में इसको मिला देंगे। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे पंचभुज की बात करेंगे। तो हमने एक को समझाया, बाकी को आपको खुद से करना है। तो पंचभुज के लिए क्या लिखेंगे, n-2 इंटू 180 इक्वल टू क्या, n की जगह पे 5 - 2 इंटू 180। अब यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 गुने 18 यानी 180, और 180 दिया कितना हो जाएगा, 540, यानी कि हम पंचभुज को किस में मिला देंगे, 540 में। ठीक उसी तरीके से सप्तभुज में क्या बनाएंगे, तो 7 - 2 इंटू 180 यानी 5 गुना 180 बराबर 18 पचे 900। ये हमारा सप्तभुज आ जाएगा 900। फिर उसी तरीके से षटभुज है, षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6। 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 यानी 4 गुने 180 बराबर कितना हो जाएगा, 720। तो हम षटभुज के लिए किसको मिलाएंगे, 720 को मिलाएंगे। और नवभुज आप लोग कमेंट सेक्शन में, या नवभुज तो डायरेक्टली किस में मिला देंगे हम, 1260 में। तो इस तरीके से ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। आप सिर्फ इस सूत्र को याद रखें कि अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180, जो n भुजाओं की संख्या होता है और 180 से इसमें गुना किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग लिख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180। अंतःकोणों के मापों का योग कितना दिया है, 540। तो हम 540 को लिख लेंगे, n-2 n तो पता नहीं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 18 से 3 बार कट जाएगा 54, यानी 3 बराबर क्या आ जाएगा, n-2। इसलिए अगर हम खाली n निकालें
तो 3 + 2 = कितना आ जाएगा 5। और यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, लिख देते हैं यहाँ पे, भुजाओं की संख्या बराबर 5। और ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि एक समबाहुभुज है, ठीक है, एक समबाहुभुज है और उसकी 8 भुजाएं हैं, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप। तो बहुभुज के बाह्य कोण कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। आप सभी को पता होगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो हमको यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 360 बटा कितना है 8। अब इसको से काट देंगे तो 8 चौका 32, 32 यानी 40 बढ़ जाएगा, 8 पचे 40 यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितना के बराबर होगा, 45 डिग्री का होगा। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अंतः कोणों का माप। अंतः कोणों का माप ये क्या होता है, तो n-2 मल्टीप्लाई कितना होता है 180। यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 8 - 6 मल्टीप्लाई 180। 6 नहीं होगा 2 होगा, क्योंकि n-2 होता है और 8 में से 2 जाएगा तो 6, 180। जब इसको गुना करा देंगे तो 18 का टोटल से, यानी 1080 डिग्री अंतः कोणों के मापों का योग आएगा। और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्द ही आगे का चैप्टर आपके सामने उपलब्ध होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।